Today's class 10th NCERT Polity chapter number 3 है NCERT Polity में क्लास 10th का कवर करें। इससे पहले हमने 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया था। आज 3rd चैप्टर है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जाति की वजह से कोई भेदभाव हो रहा है, धर्म की वजह से कोई भेदभाव है, लैंगिक भी भेदभाव होते हैं। इन सब पर जनता किस तरीके से निपटती है, क्या क्या उन्हें अधिकार दिए गए हैं, और अगर इन सब के साथ में भेदभाव होता है तो क्या उनको कानून बनाया गया है जिससे कि सबको इक्वलिटी वहाँ पर मिल सके। इस बारे में इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 जाति, धर्म और लैंगिक मसले पर। लैंगिक मसले और राजनीति पर कैसा असर पड़ता है, लैंगिक मसले क्या भूमिका निभाते हैं, राजनीति हमारी कैसे काम करती है, किस तरीके से ये चलती है, इसके बारे में है आज यहाँ पर। निजी और सार्वजनिक का विभाजन। अगर यहाँ पर निजी और सार्वजनिक का विभाजन कैसे होता है राजनीति में, ये बताया गया है। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बिठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यह चीज अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। निजी यानी कि अगर हम घर में देखें और सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पर देखें तो लैंगिक मसले और राजनीति किस तरीके से काम करती है। लैंगिक आधार पर भी मनुष्य का यहाँ पर विभाजन कर दिया जाता है। जैसे लड़की और लड़के का पालन पोषण के क्रम में देखा जाए तो दोनों को अलग अलग अधिकार भी दे दिए जाते हैं, अलग अलग आदत डाल दी जाती हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां उनको बता दी जाती हैं, और उनके दिमाग में ये बात भी बहुत अच्छे से फिट कर दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी यानी कि घर को चलाने की है, बच्चों को पालने की है। और ये चीज़ अधिकतर परिवारों में झलकी दिखाई भी देती है जब देखते हैं हम कि जो घर है वो सिर्फ पुरुष प्रधान है, वहाँ पर काम करने या श्रम करने, नौकरी करने के लिए सिर्फ पुरुष को ही चुना जाता है और औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज करती हैं, जैसे खाना बनाती हैं, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखरेख करना आदि करती हैं, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द सारे काम कर नहीं सकते, दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों का जिम्मेदारी है, पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये पुरुष होते हैं। इस प्रकार औरतें घर के बाहर का काम ना करती हों ऐसा भी नहीं है। गांव में स्त्रियां पानी और जलावन जुटाने से लेकर खेत में कटने तक का काम करती हैं। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है और मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम काज के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता है। इनका इसमें बताया गया है कि किस बेस पर हमारे साथ में या मनुष्य के साथ में, इंसान के साथ लैंगिक आधार पर भेदभाव किया जाता है। जन्म से ही उन्हें बता दिया जाता है कि कौन सा पुरुषों का काम है, कौन से स्त्रियों के काम है। स्त्रियों के काम अधिकतर बताए जाते हैं कि घर के अंदर रहना, पूरे घर को संभालना, बच्चों को संभालना होता है, जबकि जो पुरुष है उनका काम है कि बाहर जा कर के काम करना। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अगर देखा जाए तो आज भी गाँव की ज़्यादातर महिलाएं खेतों में जाकर के काम करती हैं, कटाई करती हैं, बुवाई करती हैं और भी फसल को उगाने में, फसल को काटने में, फसल को निकलवाने तक का काम सारा महिलाएं करती हैं। आज भी अगर हम देखें तो शहरों के अंदर भी कई महिलाएं, मध्यम वर्गीय महिलाएं ही दफ्तर जाकर के काम करती हैं, उन्हें वहाँ से पैसा मिलता है
और पुरुष भी अगर देखा जाए तो पुरुष बाहर के काम करते हैं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि अधिकतर रेस्टोरेंट में हमने देखा है पुरुष ही वहाँ पर रसोइये का काम करते हैं। अधिकतर टेलर्स का काम भी पुरुष ही करते हैं, बहुत अच्छे रसोइया कहा जाता है पुरुषों को। लेकिन फिर भी ऐसी मान्यताएं और ऐसे समझ विकसित कर दी जाती है, मानसिकता दे दी जाती है मनुष्य के अंदर कि वो उसमें भेदभाव कर देती है, लैंगिक भेदभाव का रूप ले लेती है। लड़की और लड़के के लिए अलग अलग चीज़ें और उनके अधिकार बना दिए जाते हैं। श्रम के इस बात को अगर हम देखें, श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह होता है कि औरत तो घर की चार दीवारी में सिमट कर ही रह जाती है और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ जाता है। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है। सार्वजनिक जीवन में भी अगर देखा जाए तो कुछ हिस्से में अगर सामाजिक तौर पर देखें तो महिलाएं आज भी पुरुषों के मुकाबले आधी संख्या में मिलती हैं, लेकिन वहीं अगर राजनीति में देखें तो महिलाओं की गिनती यहाँ पे नगण्य है। ये बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने का, सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी, लेकिन धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरते चले गए। अब इसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए हैं, बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए हैं। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन किए गए हैं। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने का काम भी किया गया है। सामाजिक तौर पर ही मनुष्य में आज देखा जाए तो यहाँ पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या आधी मिलती है, लेकिन जहाँ तक बात राजनीति की है तो राजनीति के अंदर नगण्य है ये संख्या। पुरुषों को ही ये यहाँ पर राइट दिए जाते हैं कि जो सार्वजनिक मामले हैं, पब्लिक प्लेस पर कुछ काम है, बाहर घर से कुछ काम है, इन सब की जिम्मेदारी उनकी होती है। वोट देने का अधिकार पुरुषों के पास होता है, चुनाव को लड़ने का अधिकार भी पुरुषों के पास होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि राजनीति ने इन लैंगिक आधार के मुद्दों को उभरा है, उन्हें देखा है, जांचा है, परखा है और फिर नए कानून बना करके तैयार किए हैं, जिससे कि ये लैंगिक असमानता ना रहे, दोनों ही लड़के और लड़की, पुरुष और महिला को समान स्तर पर लाया जाए। दुनिया के कई हिस्सों में औरतों ने भी इस बारे में अपने संघर्ष को बढ़ावा दिया है, बहुत तरीके से संघर्ष किए हैं। जैसे उन्होंने अपना संगठन बनाया, बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन भी किए हैं। बहुत से देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन किए गए हैं। आंदोलन राजनीति में भी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए गए हैं। आदर्श स्त्री की कुछ वानगी देखें हम यहाँ पे, टीवी सीरियल के निर्माताओं के लिए आदर्श दर्शक, ये यहाँ पे आदर्श पुरुष दे रखे हैं। फैशन उद्योग के लिए आदर्श सुंदरी, समाज के लिए आदर्श गृहिणी, ये है कि वो मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, मल्टीटास्कर भी होना चाहिए, सारे काम वन टाइम। यहाँ पर है ये भावी सास ससुर के लिए आदर्श दुल्हन, मतलब इसमें है कि ये यहाँ पे दहेज भी दें, काम भी करें और ये सब इस तरीके से करके ना फुल पैकेज होना चाहिए। निरयुक्त और पुरुष सहकर्मियों के लिए आदर्श कर्मचारी हो, इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई है। इनमें से आप कौन है अपने समाज में आदर्श स्त्री के बारे में प्रचलित इन सारी धारणाओं पर चर्चा करें। क्या आप इन सब से सहमत हैं? अगर नहीं तो बताइए कि आदर्श स्त्री के बारे में आपकी खुद की क्या धारणा है। इस बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई है। महिलाओं के लिए मूलगामी बदलाव की मांग करने वाली महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन का नाम दिया गया, जिस पर महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया और अपने समान स्तर को लाने के लिए, अपने अधिकारों को, अपने अवसरों को बढ़ाने के लिए यहाँ पर खूब आंदोलन उन्होंने किए हैं। जिन आंदोलन को एक वर्ड में अगर डिफाइन किया जाए तो नारीवादी आंदोलन बोला गया है। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। अब आज हम देखें तो जैसे वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक भी
जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों में देखें तो जैसे स्वीडन है, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। बाकी देशों में भी देखा जाए तो ये इनमें वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और शिक्षक भी महिलाएं होती हैं। महिलाओं का स्तर सार्वजनिक जीवन में काफी ऊंचा होता है। लेकिन बात अगर अपने देश की करें तो यहाँ पर महिलाओं को आज भी इनके लायक नहीं समझा जाता और काफी हद तक उन्हें घर के अंदर बंद ही किया जाता है। देश के 6 राज्यों में समय का उपयोग संबंधी सर्वेक्षण किया गया। इससे पता चलता है कि एक औरत औसतन रोजाना 7.5 घंटे से ज्यादा काम करती है, जबकि एक मर्द औसतन रोज 6.5 घंटे की ही काम करता है। फिर भी पुरुषों द्वारा किया गया काम ही ज्यादा दिख पड़ता है, क्योंकि उससे आमदनी होती है। औरतें भी ढेर सारे ऐसे काम करती हैं जिनसे अप्रत्यक्ष रूप से आमदनी होती है, लेकिन उनका ज्यादातर काम घर की 4 दीवारी के अंदर होता है। इसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते, इसलिए औरतों का काम दिखाई नहीं देता। आप अपने परिवार में भी समय का उपयोग वाला सर्वेक्षण कर सकते हैं। अपने परिवार के सभी वयस्क पुरुषों, महिलाओं के काम पर एक हफ्ते तक गौर करें और ये दर्ज करें कि निम्नलिखित कामों पर हर आदमी कितना समय देगा। आदमी वाले काम जैसे दफ्तर जाना, दुकान पर बैठना या कारखाना का काम करना, खेत वगैरह में काम करना। घरेलू काम हो जाते हैं जैसे कि खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पानी लाना, बच्चों और बूढ़ों की देखरेख करना वगैरह। पढ़ना और मनोरंजन, गपशप करना, अपने शरीर की साफ सफाई करना, आराम करना या सोना। जरूरी लगे तो आप नई श्रेणी में बना सकते हैं। इससे हर काम में जो समय लगता है उसका हफ्ते भर का हिसाब जोड़ लें और फिर उसे 7 से भाग देकर प्रत्येक सदस्य का रोज का औसत निकालें। क्या आपके परिवार में भी महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं? उसमें ये सब यहाँ पे मिल जाएगा। हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति कुछ तो सुधर गई है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान कहलाता है, पुरुष प्रधान कहलाता है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं, उनका दमन आज भी जारी है। किसी भी फील्ड में अगर देखें तो ये यहाँ पे चीजें जरूर मिलेंगी। महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में यह 76% है। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं यहाँ पर, तो हमें मिलता है कि देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है, यानी कि टॉपर्स वहाँ पर लड़कियां ही निकलती हैं। और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं होता, कमतर भी नहीं है। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के और लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष आज भी अगर हम देखें तो यहाँ पर मजदूरी दी जाएगी। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया में की तुलना में रोजाना 1 घंटे ज़्यादा काम करती हैं और उसको ज़्यादातर काम के लिए पैसे नहीं दिए जाते हैं। ज़्यादातर काम के लिए महिलाओं को पैसे भी नहीं दिए जाते हैं, इसलिए अक्सर उसके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। लेकिन काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक, कल कारखानों से लेकर खेत खलियान तक, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इस मानसिकता से पनपते हैं। इससे देश का लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 रह गया है। साथ लगा नक्शा बताता है कि कई जगहों पर यह अनुपात गिरकर 850 और कहीं कहीं तो 800 ही रह गया है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें रोज हम पढ़ते हैं।
शहरी इलाके में महिलाओं के लिए खास तौर पर असुरक्षित हमें पाए जाते हैं। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट और उनके कई तरह के घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। अब देखें यहाँ पे तो भारत में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। आपके कुछ कारण बता सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि अमेरिका और यूरोप में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस स्तर तक पहुंच गया है कि उसे संतोषजनक कहा जा सकता है? महिलाओं का राजनीति में क्या प्रतिनिधित्व है, इसके बारे में यहाँ पर ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। इस लक्ष्य को हासिल करने का तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। विधायिका में भी महिलाओं का अनुपात बहुत कम है। जैसे लोकसभा में देखें तो महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में केवल 14.76% थी, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व केवल 5% से भी कम है। इस मामले में भारत नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे है। अगर देखें तो भारत इस मामले में अफ्रीका, लातीन अमेरिका के कई विकासशील देशों में भी पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही यहाँ पर वर्चस्व रहा है। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से उचित हिस्सा तय कर देना है। और भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ एक ऐसी ही व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकार यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। महिला संगठन और कार्यकर्ताओं की मांग को देखें तो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर 10 वर्षों से ज्यादा अवधि से वह लटक पड़ा। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एक मत नहीं थी और पास नहीं हो सका है। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल को दर्शाता है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर ना उठता तो उनको लाभ मिल पाना असंभव था? लाभ मिल पाना यहाँ पर संभव था। ये पार्लियामेंट है यहाँ पर। अब बात आती है पारिवारिक कानून क्या चीज है। विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून हैं। यहाँ पर है धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति कैसे काम करती है। एक कदम अगर अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करें, यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन क्या होता है। सब कई लोग हैं, भारत को भी देखें, हम देश की बात करें तो देश के अंदर कई धर्म के लोग रहते हैं। सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस हैं उसमें, और भी हैं, जैन हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं। इन सब के अंदर भी एक धार्मिक विभाजन देखने को मिलता है। सबके रिचुअल्स अपने अपने अलग हैं, सबके कस्टम्स अलग हैं, सबका पहनावा यहाँ पे अलग मिलता है। कुछ सब अलग चीज़ों को फॉलो करते हैं अपने पूजा वगैरह के लिए। सो धार्मिक अंतर इनमें भी देखा जाता है। ये एक नया अलग तरह का अंतर है, जो कि पहला लैंगिक अंतर दिखाई दिया, ये सामाजिक विभाजन पर धार्मिक अंतर है। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है कि सबके साथ हो, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में भी देखा था। आगे लोग एक धर्म को माने, लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हों, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है।
इन बातों पर गौर करें हम। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। गांधी जी का कहना था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब है कि हिंदू इस्लाम जैसे धर्म से न होकर नैतिक मूल्य से था। जो सभी धर्मों से जुड़े हैं उनका मानना था कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। अपने देश के मानव अधिकार समूहों का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले लोग ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं। उनकी मांग की सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। अब और भी यहाँ पे देखा जाए तो महिला आंदोलन का कहना है सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून से मतलब है घरेलू हिंसा से रिलेटेड है, तलाक से रिलेटेड है या फिर उत्तराधिकार से रिलेटेड है। इन सब मामलों को पारिवारिक कानून में आते हैं। महिलाओं में भेदभाव किया जाता है। आंदोलन की मांग को देखें तो सरकार को इन कानूनों का समता मूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते हैं। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श, मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय में के तौर पर अपनी जरूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हों उन्हें धर्म के काम काज पर नजर रखनी चाहिए, और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है तो किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो इसे रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता तो उसके ऐसे कामों से कोई बुराई नहीं होती। सांप्रदायिकता क्या कहती है इस पर? समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। पिछले एक अध्याय में हमने यही पढ़ा था। उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण जैसे राष्ट्रवाद की ऐसी अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण के रूप में लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे श्रेष्ठ माना जाने लगा और कोई धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करना लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिक राजनीति सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं। उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं। समुदाय में लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। इस सोच में यह बात भी शामिल करनी चाहिए कि अगर धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते और अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेमानी होगी। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होंगे ही, उनमें टकराव भी होगा। सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। इस मानसिकता के अनुसार यह तो समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हों संभव नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है। इसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं। इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में अलग करके देखना भी गैर धार्मिक संदर्भ के समुदाय के विभिन्न आवाजों को दबाता है। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। जैसे सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनिक जीवन में दिखती है। इन धार्मिक पूर्वाग्रह धार्मिक समुदाय में बारे में बनाई गई धारणाएं और धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ बताना, अपने धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ मानना, ये चीजें इतनी आम हैं कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती हैं।
सांप्रदायिकता सोच को देखें तो धार्मिक समुदाय का राजनीति प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश होती है बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है। सांप्रदायिक आधार पर राजनीति की गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप होती है। देखें तो अब इसमें ये बोला है कि इसमें धर्म के पवित्र जो प्रतीक हैं, धर्म गुरु हैं, भावनात्मक अपील है इनकी, लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत ही आम है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार करती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, लेकिन अगर अब देखें इसमें तो ये सारी चीज़ें सांप्रदायिकता को यहाँ पे दिखाती हैं कि संप्रदाय अलग अलग जो धार्मिक चीज़ें हैं, धर्म है लोगों का, उसके बेस पर भी जनता में आंदोलन होते हैं, भेदभाव किया जाता है। बड़े जो धर्म हैं उनके छोटे अल्पसंख्यक लोग जिस धर्म में रहते हैं उनको दबाया भी जाता है। धर्मनिरपेक्ष शासन कैसे सांप्रदायिक के साथ काम करेगा? सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम अगर देखें तो हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत भी थे। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल दिया था। इस आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान भी किए गए, लेकिन इसके बारे में अभी भी जनता के पास में अवेयरनेस नहीं है। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है, माना नहीं है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में ईसाई धर्म को दर्जा दिया जा रहा है। जबकि भारत की बात करें तो भारत का संविधान किसी एक धर्म को दर्जा नहीं देता, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। भारत के अंदर विभिन्न धार्मिक संप्रदाय हैं, विभिन्न धर्म हैं, उनको एकता की भावना दिखाता है। संविधान सभी नागरिकों, समुदायों और किसी भी धर्म का पालन करने, प्रचार करने की आज़ादी देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। इनके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन में धार्मिक मामलों को दखल देने का अधिकार देता है। छुआछूत की इजाजत संविधान नहीं देता है। धार्मिक के हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों, कुछ व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है। विचार हमारे संविधान की बुनियादी है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है। हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज है, पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिक का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें अपने दैनिक जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा। धर्म पर आधारित गोलबंदी और मुकाबला राजनीति के दायरे में भी करने की जरूरत है। बात आती है कि राजनीति, जाति, अभी तक हमने पढ़ा यहाँ पे कि लैंगिक आधार पर भेदभाव किया जाता है वहाँ पर राजनीति में। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे धार्मिक संप्रदाय में भी यहाँ पे भेदभाव होता है। अब जाति और राजनीति किस तरीके से काम करती हैं? राजनीति में सामाजिक विभाजन दो अभिव्यक्तियां देखी गई हैं। मोटे तौर पर देखें तो सकारात्मक भी होती हैं और लाभदायक भी हैं, तो दूसरी ओर नकारात्मक और नुकसानदेह भी हो सकती हैं। अंतिम विभाजन यानी जाति का विभाजन है, जिस पर अब हम डिस्कस करेंगे। जाति को देखें तो हम यहाँ पर जातिगत असमानताएं भी काफी देखने को मिलती हैं। लिंग, धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में देखने को मिलता है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं हम देखते हैं। एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी स्थायी रूप है। अन्य समाजों की बात करें तो इसमें हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर कुछ चीजें बताई जाती हैं, जैसे असमानताओं में एक खास अर्थ होता है भिन्नता का। पेशा के वंशानुगत विभाजन किया जाता है। रीति रिवाजों को मान्यता प्राप्त होती है। यहाँ पर एक जाति समूह के लोग एक मिलते जुलते पेशों के होते हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है।
अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती है, ना महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजन में उनकी पात में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इससे अत्यंत जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। इसकी चर्चा हमने 9वीं क्लास में की थी। यही कारण है कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेता और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की भी बात कही है। इन महापुरुषों के प्रयास और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना को देखें, जाति व्यवस्था को देखें तो काफी बदलाव है। आर्थिक विकास हमारा शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आजादी, गांव में जमींदारी व्यवस्था कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता से बदलाव होता है। शहरी इलाकों में तो अब ज्यादातर इस बात का या कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है, ये रेस्टोरेंट में आपकी मेज पर बैठकर खाना खा रहे आदमी की जाति क्या है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौटकर आए तो यहाँ हुए बदलाव को देखकर हैरान हो जाएगा। समकालीन भारत से जाति प्रथा तथा विदा नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जाति और कबीले में ही शादी करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत प्रथा है और अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ ही स्थिति में तो कुछ समूहों को दबाकर रखा गया है। इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों से पहले ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला रहता है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित किया जाता था, आज उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हैं। यही कारण है कि शहर मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफी ज्यादा हो गया है। जाति और आर्थिक हैसियत में काफी निकट का संबंध है। इसे जातिगत असमानताएं कहा जाता है। राजनीति में भी क्या ये सब होता है? सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित होता है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार देखें तो जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं। दूसरी जाति के लोगों को से उनके हितों का कोई मूल्य नहीं होता। जैसा कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में भी देखा था कि यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। हमारे अनुभव ये भी बताते हैं कि यहाँ पर जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। जैसे जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखकर करें। उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाएं। जब सरकार का गठन किया जाता है तब भी राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में बात करें तो सभी को वयस्क मताधिकार यानी कि 18 साल की उम्र पर ही मत देने का अधिकार मिल जाता है और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था में राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने के लोगों की गोल बंद करने के लिए सक्रिय हों। इन सब जातियों के लोगों में नई चेतना भी पैदा होती है, छोटा नीचा माना जाता है। भारत की सामाजिक विविधता क्या कहती है? जनगणना में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है और जनगणना विभाग के आदमी घर घर जाकर लोगों से उनके बारे में सूचनाएं जुटाते हैं। धर्म समेत सभी बातों के बारे में लोग जो कुछ बताते हैं ठीक वैसा ही फॉर्म में दर्ज किया जाता है। अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है या किसी धर्म को नहीं मानता तो फॉर्म में भी वैसे ही दर्ज किया जाता है। इस कारण देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और उनके अनुपात में आए बदलाव
के बारे में हमारे पास विश्वसनीय सूचनाएं हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट में देश के 6 प्रमुख धार्मिक समुदाय की आबादी का भी अनुपात दिया गया है। आजादी के बाद में प्रत्येक धार्मिक समुदाय की आबादी तो काफी बढ़ी थी, पर कुल आबादी में उनका अनुपात ज्यादा नहीं बदला। प्रतिशत और हिसाब से देखें तो 1961 के बाद से हिंदू, जैन और ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा है, जबकि मुसलमान, सिख और बुद्धों का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। एक आम लेकिन भ्रांत धारणा है कि देश के सभी मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धार्मिक समुदाय उससे पीछे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति, इसे सच्च समिति के नाम से जाना जाता है, के आकलन में स्पष्ट होता है कि मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 सालों में देखें तो 3-4% तक ही रहेगा। इससे साबित यह भी होता है कि व्यापक फलक पर विभिन्न धार्मिक समुदाय के अनुपात में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला। यही बात प्रमुख जाति समूहों पर भी लागू होती है। जनगणना में सिर्फ 2 विशिष्ट समूह, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की गिनती अलग से दर्ज की जाती है। इन दोनों बड़े समूहों में ऐसी सैकड़ों जातियां और आदिवासी समूह शामिल हैं जिनके नाम सरकारी अनुसूची में दर्ज हैं। इसी के चलते इनके नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगाया गया है। अनुसूचित जातियों में, जिन्हें आमतौर पर दलित कहा जाता है, सामान्यतः वे हिंदू जातियां आती हैं। उन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता है। इन जातियों के साथ भेदभाव भी होता है, उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। अनुसूचित जनजातियों में उन्हें, जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है, वे समुदाय शामिल हैं जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं और बाकी जिनका समाज से ज्यादा मेलजोल नहीं था। 2011 की बात करें तो देश की आबादी अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.16% था और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% था। जनगणना में अभी तक अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं की जाती है और इनकी चर्चा हमने 9th क्लास में भी की थी। पूरे देश में इनकी आबादी कितनी है, इस बात को लेकर कोई स्पष्ट अनुमान तो है नहीं, लेकिन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण अगर देखें 2004-05 का, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि इनकी आबादी करीब 41% थी। इस प्रकार देश की आबादी में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 2/3 और हिंदुओं की आबादी का लगभग 3/4 होता है। ये सब इसमें यहाँ पर इन्होंने बताया है। उसके बाद में अगर देखें तो राजनीति पर अगर हम गौर करें तो जाति पर जोर देने के कई कारण, कई बार ये धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और नहीं। ये बात सच नहीं है कि जरा इन चीजों पर गौर कीजिए। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। अगर देखें तो कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों को वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष के किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उसी पार्टी का वोट देते हैं। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं। किसी न किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति एक भी उम्मीदवार नहीं होता। हमारे देश के सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों के अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। स्पष्ट रूप से देखें तो चुनाव में जीत की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दूसरे कारक भी इतने ही असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। एक जाति और समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं, सरकार के कामकाज के बारे में लोगों को बताते हैं। ये जाति के अंदर राजनीति कैसे काम करती है, अभी तक हमने इसी चीज पर गौर किया था कि राजनीति में जाति की भूमिका क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। क्या जाति और राजनीति के बीच में सिर्फ एक तरफा संबंध होता है? राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। यह चीज अनेक रूप लेती है, जैसे
अगर हर जाति खुद को बड़ा मानना चाहती है तो पहले वह समूह को जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। क्योंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज्यादातर राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों पर निर्भर रहती है। जातिगत असमानता से हमारा क्या मतलब है, यहाँ पर एक लेख से समझते हैं। आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी है। आर्थिक अगर हम असमान हैं आर्थिक तौर पर, फाइनेंशियल हमारे साथ में इनइक्वालिटी है समाज में, तो इसका एक पॉइंट ये भी है कि ये सब जाति पर निर्भर करते हैं, क्योंकि इससे विभिन्न संसाधनों तक लोगों की पहुंच निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए पहले अछूत कही जाने वाली जातियों के लोगों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था, जबकि कथित द्विज जातियों को ही शिक्षा पाने का अधिकार था। आज जाति पर आधारित इस किस्म की औपचारिक और प्रकट असमानताएं तो गैर कानूनी हो गई हैं, पर सदियों से जिस व्यवस्था ने कुछ समूहों को लाभ या घाटे की स्थिति में बनाए रखा, उसका संचित असर अभी भी महसूस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस बीच नई तरह की असमानताएं भी उभरी हैं। निश्चित रूप से जाति और आर्थिक हैसियत की पुरानी स्थिति में काफी बदलाव आया है। आज ऊंची या नीची किसी भी जाति के बहुत अमीर और गरीब लोग देखे जा सकते हैं। 20 या 30 वर्ष पहले तक ऐसा ही नहीं था, जब अब सबसे नीची जातियों में कोई अमीर आदमी बेमुश्किल ही ढूंढ मिलता। पर जैसा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में दिखाया गया है कि आज भी जातियों में कोई अमीर आदमी मुश्किल ही ढूंढते मिलता है। आर्थिक हैसियत के निर्धारण से ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये औसत आर्थिक हैसियत किसे कह सकते हैं, जिसे मासिक खर्च जैसे हिसाबों में मापा जाता है, अभी भी वर्ण व्यवस्था के साथ गहरा संबंध दर्शाती है। यानी ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी मानी जाती है। देखें तो दलित और आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है, जबकि पिछड़ी जातियां बीच में स्थित रहती हैं। हर जाति में गरीब लोग हैं, पर भारी दरिद्रता में सरकारी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों में ज्यादा बड़ी संख्या सबसे निचली जातियों के लोगों की होती है। ऊंची जातियों में गरीबों का प्रतिशत सबसे कम है। इस मामले में भी पिछड़ी जातियों के लोग बीच की स्थिति में हैं। आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं, पर यहाँ भी ऊंची जाति वालों का अनुपात बहुत ज्यादा है और निचली जातियों का अनुपात आज भी बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पर ये कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं किस तौर पर हमें अब ये जो भेदभाव का सिस्टम है, किस तरीके से यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है, ये रंग भेद पर भी आधारित है। मुल्क में पैदा होने की गलती करने वाले चले जाते हैं, जो विदेश बोलते हैं, पराई भाषा पहनते हैं और अजनबी पोशाक, भूल जाते हैं इस मुल्क को, उन्हें मेरा सलाम। और जो नहीं भूलते, सदियों तक पीटे जाने के बाद भी नहीं बदलते, ऐसे बेगैरतों से मैं पूछता हूँ, क्या कहोगे अगर किसी ने पूछा तुमसे क्या होता है छुआछूत? क्या यह ईश्वर की तरह ही अविनाशी है? कैसा होता है अछूत? किसकी तरह दिखता है? क्या वह खुद में कोड की तस्वीर होता है या फिर धर्मधीशों का दुश्मन? क्या वह विधर्मी होता है, एक पापी या फिर नास्तिक? बताओ मुझे, क्या जवाब होगा तुम्हारा? क्या तुम बगैर हिचकिचाई कह सकोगी कि मैं हूँ अछूत? अछूत। इसी से मैं कहता हूँ, इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों, तुम्हें अब गलती सुधारनी होगी। या तो देश छोड़ो या युद्ध करो। ये बाबूराव बागुल की कविता कुछ हिंदी में लिखी गई थी, उसके अंश है। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है और तरह से ये चीजें दुनिया में राजनीति में चलती भी हैं। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों का गोलबंद करने का प्रयास करती हैं। कुछ खास स्थितियों में देखें तो राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती हैं। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने और निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने के लिए स्थिति भी पैदा की। अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त कर दिया। जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने और उसके साथ ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने
के लिए भी यहाँ पे उनके लिए जमीन जायदाद अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते हैं। इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है। जैसा कि धर्म के मसले पर देखें, स्पष्ट होता है ना कि सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। इससे अक्सर गरीबी आती है, भ्रष्टाचार, विकास जैसे ज्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। कई बार जातिवाद तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ा देती है। जीवन के उन विभिन्न पहलुओं पर जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है, कमजोर स्थिति में होती हैं। ये कुछ असमानताएं बताई गई हैं कि लैंगिक असमानता हमारे देश में किस तरीके से की जाती है। लैंगिक समानता के बारे में चैप्टर में हमने पढ़ा। धार्मिक संप्रदाय की जो वहाँ पे दी गई है ये असमानता के बारे में पढ़ा। जातिगत असमानता के बारे में पढ़ा और रंग भेद पर आधारित भी असमानता, छुआछूत की असमानता यानी कि वहाँ पे भेदभाव किया जाता है। ये सब चीजें हमने इस चैप्टर में कवर करी है।